आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा में जंगबंदी मुआहदा होने के ज्यादा इम्कान, इजराइल ने नई शर्त लगाई तो नहीं होगा मुआहदा। हमास। अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर छिड़ी सियासी तकरार, कांग्रेस ने अमित शाह से की माफी की मांग। संभल वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर में मिला 54 साल पुराना मंदिर, 54 साल पहले हुई थी शिव मंदिर की तामीर। राजस्थान में भजनलाल हुकूमत का 1 साल पूरा, पीएम मोदी ने दी पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सौगात। बीजेपी लीडर ने योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, कहा मस्जिद बनाने की नहीं हो रही कोशिश, वापस ली जाए जमीन। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी धमकी, सदर जो बाइडन बोले ये बहुत बड़ी गलती। जीएनआरएफ ने सर्द मौसम में मदद के लिए आगे बढ़ाए हाथ, गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने गरीबों को बांटे कंबल। संभल एमपी वर्ग को गिरफ्तारी का डर, एफआईआर को खारिज कराने पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नहीं है एक भी मुस्लिम जज, 11 साल में पहली बार एससी में नहीं है कोई मुस्लिम जज। इजराइल और मज़ाहमती ग्रुप हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा चंद रोज में होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। एक खबर रसा इदारे के मुताबिक बता दें कि काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि चंद दिन में जंगबंदी होने के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। फिलिस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि मुआहदा उस वक्त होगा जबकि इजराइल कोई नई शर्त ना लगाए। इजराइल और मज़ाहमती ग्रुप हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा चंद रोज में होने के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक खबर रसा इदारे के मुताबिक बताते चले कि काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि चंद दिन में जंगबंदी होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। फिलिस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि मुआहिदा उस वक्त होगा जबकि इजराइल कोई नई शर्त न लगाए। दूसरी जानिब इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहिदा पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गए हैं। उधर इजराइल की जानिब से शुमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतुल लाहिया का मुहासिरा 70 रोज से जारी है, जबकि इजरायली फौज की तरफ से अल मवासी कैंप पर भी बमबारी की गई है। इजरायली बमबारी के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटे में 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं और इसके अलावा मकबूजा किनारे में भी इजरायली फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी शहीद होने की इत्तला है। अमेरिकी इंतजामिया के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिकी इंतजामिया को भी तवक्को है कि गजा में 14 महीने से जारी इजरायली जंग रोकने और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा हो जाएगा। राज्यसभा में आईन पर चल रही चर्चा में बीते कल मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर हमला बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। बता दें कि अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बताते चले कि अमित शाह के इस बयान पर राहुल गांधी ने भी मरकजी वजीर दाखिला पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी। अब अमित शाह के बयान की इस क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस ने हमला बोला है। इस वीडियो क्लिप में अमित शाह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर हमला बोला है। इन लीडरों ने अमित शाह से माफी की मांग की है। साथ ही आपको बताते चले कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तरफ से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कहना है कि उन्होंने बाबा साहिब का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। देश को दिशा देने वाले महापुरुष का अपमान देश बिल्कुल भी नहीं सहेगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर के खंडर अवस्था में मिलने का दावा किया गया है। संभल के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम आबादी के बीच एक शिव मंदिर खंडर हालत में मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले कि नगर कोतवाली इलाके के खालापार मोहल्ले में करीब 54 साल पहले सन 1970 में भगवान शिव शंकर के मंदिर की तामीर रखी गई थी। उस वक्त इलाका हिंदू अक्सरियाती हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद हिंदू बिरादरी के लोग यहाँ से पलायन कर गए। पलायन करते वक्त ये लोग अपने साथ इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और दीगर भगवानों की मूर्ति को भी ले गए थे। इस मोहल्ले में लगातार मुस्लिम बिरादरी की आबादी बढ़ती चली गई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके की गलियों के बीच मंगल के दिन एक बंद शिव मंदिर मिला है। इस मंदिर में ताला लगा हुआ था।
जैसे ही मंदिर का मामला सामने आया, मकामी हिंदू तंजीमों ने मंदिर को खोलकर इबादत शुरू करने की मांग कर दी है। बता दें, ये मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। भजनलाल हुकूमत के 1 साल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर आए थे। इस दरमियान स्टेज पर एक पल ऐसा आया जब पीएम मोदी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए जज्बाती हो गए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मुल्क के वजीर आजम बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कई सालों तक गुजरात में वजीर आला का ओहदा संभाला था। अपने शासनकाल में गुजरात की काया बदलने के बाद उन्होंने मुल्क को बदलने का फैसला किया और वजीर आला से वजीर आजम तक का सफर तय किया। राजस्थान में बीजेपी हुकूमत के 1 साल पूरे होने के मौके पर खुद पीएम मोदी ने जयपुर का दौरा किया और जयपुर में PKCERCP के पहले फेज की संग बुनियाद रखी। अपने जयपुर दौरे में लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान अचानक पीएम मोदी इमोशनल हो गए। इस दौरान उन्होंने पुराने वक्त को याद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की खिदमत का मौका बीजेपी को लगातार मिलता रहा है। कई बीजेपी लीडरों ने अपनी क़यादत में रियासत के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। साथ ही रियासत के लोगों को नर्मदा का पानी मिल रहा है। इसके पीछे का किस्सा भी पीएम मोदी ने सुनाया। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अभी राजस्थान के ज़िमनी इंतखाबात में भी हमने देखा है कि कैसे बीजेपी को लोगों ने जबरदस्त सपोर्ट और प्यार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान ऐसी रियासत है जिसकी लगातार खिदमत का मौका बीजेपी को मिलता रहा है। यूपी के अयोध्या में अभी तक बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में बीजेपी लीडर ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद के लिए दी गई जमीन को वापस ले। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से जमीन दी गई थी, लेकिन इस पर अभी मस्जिद बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में अयोध्या के बीजेपी लीडर ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को यह खत लिखकर मांग की है कि वे ये जमीन वापस ले लें। उनका कहना है क्योंकि मस्जिद बनाने का काम अब तक जारी नहीं हुआ है, इसलिए ये जमीन वापस ली जानी चाहिए। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला 1 सदी से भी ज्यादा वक्त तक विवादों में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये हुक्म दिया कि शहर में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दी जाए। अमेरिका के होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंदुस्तान को अब उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। इस धमकी से मौजूदा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फिक्र का इजहार किया है और उनका कहना है कि ट्रंप ने गलत किया है और इसे उनकी बहुत बड़ी गलती बताया है। बता दें कि अमेरिका के होने वाले अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी दी है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जितना टैरिफ हमारे सामान पर लगेगा उतना ही हम भी लगाएंगे। ट्रंप के इस बयान पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फिक्र जताते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है, इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों और बिजनेस पर गहरा असर पड़ेगा। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर वे हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। उन्होंने हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर कहा कि हम अच्छे रिश्तों को लेकर उन पर टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन वे हमारी सारी चीज़ों पर टैक्स लगाते हैं और हम उन पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब एक एक चीज़ का हिसाब होगा। साथ ही कहा कि अमेरिका कोई भी घाटे का सौदा अब बिल्कुल नहीं करेगा। ट्रंप की बातों पर उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने मानो मोहर ही लगा दी है। उनका कहना है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। सर्दियों के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के मकसद से महाराष्ट्र के जलगांव में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ने कंबल बांटे हैं। बता दें कि दावत-ए इस्लामी हिंद की फाउंडेशन पूरे हिंदुस्तान में जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को कंबल बांटने की मुहिम चला रही है। आपको बता दें कि इस मुहिम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को राहत देना है। महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में इस मुहिम के तहत ज़रूरतमंद बच्चों, बुजुर्गों और मुसाफिरों को राहत पहुंचाने के लिए ये मदद की जा रही है। बता दें कि कंबल पाकर ज़रूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी कामयाबी है। दावत इस्लामी इंडिया के ज़िलाई सदर ज़ुबैर अत्तारी ने उन सभी डोनर्स और वॉलंटियर्स का शुक्र अदा किया जिनकी मदद से ये नेक काम मुकम्मल हो सका। उन्होंने कहा कि गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी कि GNRF आने वाले वक्त में भी ऐसे अवामी फलाह व बहबूद के कामों को जारी रखने के लिए परअज़म है। इस दौरान ज़िलाई सदर ज़ुबैर अत्तारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संभल तशद्दुद मामले पर संभल के सपा MP जियाउर रहमान बर्ग को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। जियाउर रहमान इतना ज्यादा डर गए हैं कि उन्होंने सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
संभल के सपा एमपी जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर करते हुए अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की भी मांग की है। संभल तशद्दुद मामले में पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि उनके मुतनाज़ा बयान की वजह से ही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान फसाद फैली। एमपी बर्क ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी में अपने एमपी होने का हवाला दिया है और कहा है कि वे पढ़े लिखे इंसान हैं। इसके साथ ही उन्होंने तशद्दुद से जुड़े कई और तर्क भी दिए कि उनका इससे किसी भी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर देना चाहिए। दरअसल संभल पुलिस लगातार एमपी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ सबूत जुटा रही है। पुलिस ने कहा था कि जियाउर रहमान बर्क ने मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसकी वजह से तशद्दुद फैला। हालांकि एमपी का कहना है कि जब तशद्दुद हुआ तब वो यूपी में नहीं थे, वो उस समय बेंगलुरु में थे। मेरे खिलाफ सियासी साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि जियाउर रहमान बर्क को किसी भी वक्त संभल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट से राहत मांगी है। इस साल 2 मुस्लिम जजों की रिटायरमेंट के बाद अब तक एक भी मुस्लिम जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या अदालत की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। तकरीबन 3 दहाइयों में ये दूसरा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मुस्लिम जज नहीं है। साल 2012 में आखिरी बार किसी मुस्लिम जज को सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किया गया था। मुकर्रर किए जाने वाले जज जस्टिस MY इकबाल और जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला थे। दोनों जज इस साल रिटायर्ड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों की तकर्रूरी हो सकती है, लेकिन अभी 28 जज ही सर्विस में हैं। जजों की तकर्रूरी के अमल के हवाले से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो खींचतान चल रही है, उससे मुस्लिम जजों की तकर्रूरी में देरी हो सकती है। मुल्क में मुस्लिम जजों और चीफ जस्टिस की तारीख की बात करें तो मुल्क में इस वक्त बिहार के CJ इकबाल अहमद अंसारी और हिमाचल प्रदेश के CJ मंसूर अहमद मीर ही चीफ जस्टिस हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत की बीवी ने संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। ये नोटिस संजय सिंह को भेजा गया है। इसमें कोर्ट ने संजय सिंह से 10 जनवरी 2025 तक इस नोटिस पर जवाब मांगा है। बताते चले कि संजय सिंह ने गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत और उनकी बीवी पर मजीद इल्जाम लगाए थे। ये इल्जाम कैश फॉर जॉब से जुड़े मामले में थे। संजय सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी को लेकर उसमें कई तरह के इल्जाम लगाए गए थे। इसके बाद गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उस दौरान ही संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दे दी थी। प्रमोद सावंत की बीवी सुलक्षणा सावंत ने नॉर्थ गोवा के बिचोलिम डिवीजन कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सुलक्षणा सावंत ने अपनी शिकायत में कहा कि संजय सिंह को एक माफीनामा शाई करने की हिदायत दी जानी चाहिए ताकि ये साफ हो कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वे झूठे हैं और हकायक पर मबनी नहीं है। साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से उन्हें बदनाम करने वाले सभी बयान और पोस्ट हटाए जाएं। अब इस मामले में जनवरी में सुनवाई है। देखना होगा कि संजय सिंह माफी मांगते हैं या फिर अपने दिए हुए बयान पर अड़े रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लीडर फिरहाद हकीम के बयान की अभी भी कड़ी मजम्मत हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम अक्सरियत में होंगे। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगा है। बता दें कि कांग्रेस के लीडर का कहना है कि बंगाल की सकाफत में ऐसी बात नहीं चलेगी। कांग्रेस लीडर और मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य शुभांकर सरकार ने फिरहाद हकीम के बयान और EVM और बांग्लादेश मुद्दे पर बात की है। शुभांकर सरकार ने मगरबी मेदिनीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं कल इस बारे में बोल चुका हूं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि फिरहाद हकीम अभी जिस ओहदे पर हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां के मेयर थे। उनकी कुर्सी पर बैठने के बाद ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल की सकाफत में ऐसी बातें नहीं चलेंगी। फिरहाद हकीम मुस्लिम बिरादरी के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जितना बड़ा लीडर बनना है वो बन चुके हैं। उनका सेक्युलर कैरेक्टर था, लेकिन वो अब ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? फिरहाद हकीम जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उसका फायदा BJP को मिल रहा है। दिल्ली में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और इसी कड़ी में आवाम से जुड़ी लगातार स्कीम्स का ऐलान हो रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने संजीवनी स्कीम के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान कर दिया है।
दिल्ली हुकूमत ने संजीवनी स्कीम के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। बताते चले कि दिल्ली में मरकजी हुकूमत की आयुष्मान स्कीम नाफिज नहीं हुई है और मरकजी हुकूमत लगातार इल्जाम लगाती है कि सियासत की वजह से आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में आयुष्मान स्कीम नाफिज नहीं कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आयुष्मान स्कीम से बेहतर दिल्ली हुकूमत की अपनी हेल्थ स्कीम है। बताते चले कि इस साल सितंबर महीने में मरकजी हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल या इससे ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स को इसमें शामिल किया है और अब इस एज ग्रुप के बुजुर्गों को खानदान से अलग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। अब इसके जवाब में दिल्ली हुकूमत ने संजीवनी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके तहत सरमाया के 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज फ्री में होगा। केजरीवाल के मुताबिक इलाज में जितना खर्च होगा सब हुकूमत करेगी। केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में आप कारकुनान घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। हिंदुस्तान के सबसे कामयाब स्पिनर में से एक रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ऑफ स्पिनर अश्विन ने गाबा टेस्ट के 5वें दिन इमोशनल अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया। अश्विन ने रिटायरमेंट से पहले विराट कोहली को गले लगाया, हेड कोच गौतम गंभीर से बातचीत की। इसके बाद वे रोहित शर्मा संग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिसके बाद उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कह दिया। अश्विन आईपीएल सहित क्लब क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए लौटेंगे। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट 5वें दिन जैसे ही रुका, इस दरमियान अश्विन ने विराट कोहली को गले लगाया। इसके बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि वे रिटायरमेंट का फैसला ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि 38 साल के अश्विन हिंदुस्तान के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट गेंदबाज हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।